अच्छा जी, तो ये सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 41 की। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन देख ली थी कि किस तरीके से जो है हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ आ जाते हैं। डायबिटीज़ एक्चुअली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक होती है डायबिटीज़ 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो पेंक्रियाज होता है उसके बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, किसी भी इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, मतलब बीटा सेल्स ने डैमेज हो जाना है, यानी यहाँ पे बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं सकती, बन नहीं रही होती, तो एंडोजीनियस एक्सोजीनियसली हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। जो टाइप 2 है, यहाँ पे ऐसा होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है किसी भी वजह से, मतलब वेट गेन जब हो जाता है ना, मतलब ओबिसिटी की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं, कुछ और रीजंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। और एक जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको आपने बहुत सुना होगा, इसके अंदर जो है वो मतलब गेस्टेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर यहाँ पे हो जाए, तो इसमें भी ये होता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वगैरह जो है ना, वो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो भी इसकी तरह वाले इफेक्ट कॉज करना शुरू हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वो कुछ डिफरेंस वो तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो टाइप 1 वाली होती है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड होती है, जो टाइप 2 होती है वो जो है ना वो थोड़ी 40s में या 30s के अंदर जाके होती है। ज़्यादा जो है वो कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं वो यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, वो बस आप रीड कर लीजिएगा। हम आगे जो है ना वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि जो हमने कहा था ना कि इंसुलिन एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है, तो पहले इंसुलिन की थोड़ी सी फिजियोलॉजी और उसका फंक्शंस बता रहे हैं ताकि, अच्छा, और इसका जो इफेक्ट्स आते हैं ना उसका एक ऐसी कोई एक दफ़ा आया हुआ है, मतलब वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आया हुआ है तो मे बी दोबारा भी आ जाए। तो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर 86 अमाइनो एसिड नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। फिर वो आगे जो है वो उसकी थोड़ी क्लीवेज वगैरह होती है, जिससे जो इसकी सी पेप्टाइड होती है, पता है यहाँ पे जो प्रो इंसुलिन होते हैं उसमें 3 पेप्टाइड्स होती हैं, अल्फा, बीटा और एक सी कनेक्टिंग चेन होती है। तो जब इसकी थोड़ी सी अमेंडमेंट होती है, क्लीवेज होती है, तो जो सी पेप्टाइड होती है ना, जिसके अंदर 31 अमाइनो एसिड होते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और बाकी अल्फा और बीटा 51 अमाइनो एसिड वाले रह जाते हैं। ठीक है, ये 51 अमाइनो एसिड वाले रह जाते हैं। इसके अंदर भी जो बीटा वाली है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो अल्फा वाली है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये तो थी बस इसकी नॉर्मल सी फिजियोलॉजी। अब इसके इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, डिफरेंट फॉस्फोराइलेशन इसकी हो जाती है। ठीक है, और आगे इसमें काम करवाना होता है। अब इसके इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इफेक्ट्स हमने 3 टिश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा देखने हैं, एक लीवर के ऊपर, स्केलेटल मसल्स पे और एडिपोज टिश्यू पे। अब स्केलेटल मसल और एडिपोज आपको पता है कि ये जो है इंसुलिन डिपेंडेंट ही ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं। अगर नहीं होगा इंसुलिन तो ये अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो लीवर है, लीवर के अंदर ये क्या कराता है, आपको पता है कि लीवर और पेंक्रियास के अंदर जो होते हैं ना वो ग्लट 2 के थ्रू, मतलब ग्लट 2 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आराम से ग्लूकोज अंदर बाहर जा सकता है और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी ये क्या कराते हैं, जब इंसुलिन आती है ना तो एडिशनल जो है ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर वहाँ पे लगा दिए जाते हैं ताकि ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट के अंदर के साथ अंदर है। फिर जब वो अंदर आ जाती है तो वहाँ पर जाके वो क्या करती है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स जो होती हैं उनको इनहिबिट कर देती है और ग्लाइकोलाइसिस वाली एंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा करवा देती है। इस तरह से जो प्रोटीन होती है उसकी कैटाबॉलिज्म को कम कर देती है, क्योंकि प्रोटीन टूटेगी तो उससे आगे जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और ग्लूकोज बन जाएगा, उसको कम करा देती है। इसी तरह से टैग के सिंथेसिस को बढ़ा देती है। अगर लिपिड्स की तरफ आए तो टैग के सिंथेसिस को बढ़ा देती है और VLDL के फॉर्मेशन को बढ़ा दिया करती होती है। उसके बाद इसके स्केलेटल, अच्छा मुझे एडजस्ट करने दें। अच्छा, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर, अब आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर जब GLUT4 इसके ऊपर अटैच तभी होते हैं जब इंसुलिन आती है। ठीक है, इंसुलिन जब अटैच होगी तो उसके अंदर जो है GLUT4 ट्रांसपोर्टर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज अंदर की तरफ चला जाएगा। जब ये यानी कि एक काम तो इंसुलिन का हो गया कि GLUT4 को इंसर्ट करवाना है। उसके बाद फिर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को ये बढ़ा देती है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा देती है, क्योंकि यही स्केलेटल मसल के अंदर हो सकता है। एडिपोज के अंदर भी वही GLUT4 को वहाँ पे इंसर्ट करवा देती है और एडिपोज के अंदर क्या टैग की सिंथेसिस को फैसिलिटेट करेगी ताकि वो ना हो सके, लिपोलाइसिस ना हो, जिससे आगे फिर वो ग्लूकोनोजेनेसिस और ग्लूकोज ना बन पाए, वो कर देगी। इंटरसेलुलर लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करा देगी। तो ये छोटे मोटे फंक्शन जो कि जनरली आपको पहले से ही पता है, उनका हल्का सा रिवीजन था। अब आ जाती है फार्मास्यूटिकल इंसुलिन प्रिपरेशन, जो कि एक बार क्वेश्चन में भी आ गई थी। तो इसके अंदर सिंपली हमने क्या बताना है, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई जाती है। पहले जो है पहले ज़माने में क्या किया जाता था कि इंसुलिन जो है वो एनिमल सोर्स से निकाल ली जाती थी और उसे ह्यूमन में इंसर्ट किया जाता था, लेकिन वो इतनी अमाउंट के अंदर नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी। इस वजह से फिर क्या बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता रहा।
किया जा रहा है। अब यहाँ पे गोल्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी एक्चुअली क्या है, एक तो हमारा मेन मकसद ये है कि पोस्ट प्रेंडल यानी कि आफ्टर मील ग्लूकोज की रेगुलेशन की जाए, और इसके अलावा बेजल रेट जो है ना ग्लूकोज का, मतलब एक तो होता है पोस्ट प्रेंडल बल्कि फास्टिंग वाले को भी, दोनों जो मिला के यानी कि हर टाइम जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाए, ये ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो एक इसका काम है कि बेजल और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, और दूसरा ये कि इतना भी ज़्यादा ना इसको किया जाए कि उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो इसके दो मेन गोल्स हैं, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अच्छा, ये तो थी इसकी फार्मास्यूटिकल इंसुलिन प्रिपरेशन। उसके बाद ये जो हमने इसकी कैटेगरीज पढ़ी थी कि हमने 4 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया, उसको देख लेते हैं। पहली थी रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग आपको 3 एग्जांपल बताई थी। क्या है? लिस्ट्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन, ये इसकी 3 है। और ये जो होती है ना, क्योंकि इनका नाम रैपिड एक्टिंग है तो इनका रैपिड ऑनसेट होता है। इनकी जो एक्टिविटी की बिल्कुल पीक होती है ना, जब इनका एक्शन जो है बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है, वो भी इसकी जल्दी अटेन हो जाती है। अब एक्चुअली मैं इस तरह से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना वो इनके डिफरेंस का आ जाता है। ये रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग है जिसको हम रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं, इनका डिफरेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बनाए हुए पूरे जो है वो 10 पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी लिए हुए हैं, क्योंकि दूसरी बुक से भी लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आई थिंक वहीं से देखने इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं लिखा हुआ। हम इनको ना इनके डिफरेंस को टेबल बनाया हुआ है, हम वहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो रैपिडली एक्टिंग या रेगुलर एक्टिंग के दरमियान डिफरेंस। अच्छा, तो अब हम डिफरेंस देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर डिफरेंस कंप्लीट करवा दूंगी, हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए नहीं छोड़ते, वहाँ नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो ऑनसेट होता है, हम क्या डिफरेंस देखेंगे? ऑनसेट देखेंगे, पीक देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, एडमिनिस्टर कब करते हैं वो देखेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन होती हैं या नहीं होती वो देखेंगे, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इसका देखेंगे प्रेंडियल कंट्रोल किसका ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट किसकी वजह से ज़्यादा होता है, किसकी वजह से कम होता है, इसमें सेल्फ एग्रीगेशन यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हम इंसर्ट करते हैं, जो इंसुलिन हम देते हैं, उनका एग्रीगेशन बन के कहीं इनकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस तो नहीं हो जाती, वो देखेंगे। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें पहले से पता है। अच्छा, ऑनसेट जो है वो रैपिडली एक्टिंग का ऑब्वियसली रैपिड होगा, और होता क्या है, फ्यू मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तभी जो इसका हम देखेंगे ना कि इसको एडमिनिस्टर कब किया जाता है, जो ये कहाँ पे है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इमीडिएटली बिफोर मील किया जाता है, क्योंकि कुछ मिनट्स ही लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ में चल रही हैं। रैपिड एक्टिंग है इसलिए फ्यू मिनट्स बिफोर मील, और ये जो है ना कंपैरेटिवली जो है इसका स्लोअर है, तकरीबन 30 से ज़्यादा, मतलब इतना टाइम लग जाता है। तो इस वजह से इसको हम कब करते हैं, 1 घंटा पहले दे देते हैं खाने से ना, ऑलमोस्ट 1 आवर बिफोर मील इसको दे दिया जाता है। उसके बाद पीक ऑफ एक्टिविटी इसकी थोड़ी अर्ली होती है, 30 से 90 मिनट्स, और इसकी लेट होती है। टाइम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कंपैरिजन के हिसाब से बता रही हूँ कि कितना डिफरेंस है इनमें। ये एक्चुअली ये जो कंपैरिजन ये पीक ऑफ एक्टिविटी देखिए ना, वो इस ग्राफ से देखी है मैंने, जो ये वाला ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा अपना कि जो लेट है ना 50 से 120 मिनट्स इसमें लगते हैं। ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, इसको 3 to 4 आवर्स, और ये जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग एक्शन है, 6 आवर्स होते हैं। और ये डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के अंदर, ये वाले के अंदर नज़र आ जाएगा कि 3 to 4 आवर्स होता है। अच्छा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया था। मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली एक्टिंग जो है ना, एक्चुअली जो हमारे पास इंसुलिन होती है उसी के मॉडिफिकेशन से ना ये मतलब उसी के मॉडिफिकेशन से इसको बनाया जाता है। वो मॉडिफिकेशन का अलग से क्वेश्चन है, वो इसके अंदर है भी नहीं। ठीक है, वो बिग कैप्सन के अंदर है, तो उसका डिफरेंस आपको बता दूंगी। यहाँ पे मॉडिफिकेशन से बनती है और यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मोस्टली आईवी दिया जाता है, ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, जबकि ये जो है सबक्यूटेनियसली भी इस तरह से कि सबक्यूटेनियस डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे। और जो रेगुलर वाली होती है आईवी भी सबक्यूटेनियस होती है ना, वो एक स्टैंडर्ड है कि वो मोस्टली अब तो सबक्यूटेनियस ही यूज़ किए जाते हैं, और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। पोस्ट प्रेंडियल जो है वो रैपिडली एक्टिंग ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि इनका रैपिड एक्शन होता है, जबकि ये कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव होते हैं। और ये इसका पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल का ज़्यादा क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ एग्रीगेशन नहीं होती, यानी कि जो हम इंसर्ट करते हैं ना इंसुलिन, वो एग्रीगेट होगी, ये नहीं कि मतलब एग्रीगेट होगी और वो जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करी, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है रेगुलर वाले के अंदर सेल्फ एग्रीगेशन हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो है पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट क्योंकि अच्छे तरीके से कंट्रोल करा तो यहाँ पे कम होता है, रेगुलर वाले के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट भी आ जाते हैं। इसके एग्जांपल में है लिस्ट्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन, और इसके एग्जांपल में एक रेगुलर इंसुलिन है और दूसरा क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन है। ठीक है, ये वीडियो इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट के अंदर जो है ना आपको बाकी जो इंसुलिन है उसका बारे में बताऊँगी।